हाय गाइस, देव दिस साइड। और चलिए आज हम बात करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक रिसेशन के बारे में। दोस्तों, आखिर रिसेशन होता क्या है? हालांकि इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट के हिसाब से अगर किसी कंट्री का जीडीपी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए डाउन होता जाए तो उस सिचुएशन को रिसेशन कहते हैं। यानी अगर किसी कंट्री में सामानों और सर्विसेज के दाम 6 महीनों के लिए लगातार कम होता जाए तो उस सिचुएशन को रिसेशन बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि ये तो अच्छी बात हुई, लोगों को कम पैसे खर्चने पड़ेंगे अपने चीज़ों के लिए। अगर आप अपने नज़रिए से सोचोगे तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन टोटलिटी ये इतना भी अच्छा सिचुएशन नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, रिसेशन को मेजर और फोरकास्ट करने के लिए इकोनॉमिस्ट 4 फैक्टर्स कंसिडर करते हैं अदर देन जीडीपी: रियल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल। रिसेशन स्टैग्नेशन की तरह नहीं होता है। स्टैग्नेशन यानी जब एक कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्राइसेस कांस्टेंट रहे, ना ही ये डिप्रेशन की तरह खतरनाक होता है, यानी जब सालों के लिए प्राइसेस कम होता रहे। अगर हम टाइमलाइन की बात करेंगे तो 1967 से 2007 तक कुल 122 रिसेशन आ चुके हैं 21 एडवांस्ड इकोनॉमीज में। वैसे तो हर एक रिसेशन यूनिक होता है, लेकिन सारे रिसेशंस कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। जैसे कि जनरली एक रिसेशन 1 साल लंबा चलता है और जिसमें कंट्रीज के जीडीपी 2% से भी नीचे आ जाते हैं। ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं, इंपोर्ट्स कम हो जाता है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हो जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में रुकावट लग जाती है, जिससे जॉब्स में कमी हो जाती है। अगर जॉब्स में कमी होगी और आप हाउस मॉर्गेज भर नहीं पाए होंगे तो हाउसेस के प्राइसेस कम हो जाते हैं और इन जनरल बिजनेसेस में कम पैसे बन पाते हैं। तो रिसेशन आखिर आता कैसे है? दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी चलाने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है: बिजनेसेस का इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करना और लोगों का या कंज्यूमर्स का उस डिमांड को कंज्यूम करने के लिए पैसे लगाना। लेकिन ये साइकिल कई रीजंस की वजह से डिसरप्ट होती है, जिससे आता है रिसेशन। जैसे कि हाई इंटरेस्ट रेट। जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा तब आपको बैंक में पैसा रखने पे ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन ऑन द सेम हैंड जब आप लोन उठाने जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा भरना भी पड़ेगा। बिजनेसेस को ये लगता है कि इस टाइम पे पैसा सेव करने में ज़्यादा फायदा है, ना कि स्पेंड करने में, और वो इकोनॉमी में कम पैसा लगाते हैं, जिससे आता है रिसेशन का मौका। दूसरा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इस फैक्टर को इकोनॉमिस्ट बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। जब कंज्यूमर का मार्केट और गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा रहता है तब वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है मार्केट के ऊपर, वो तुरंत अपना पैसा मार्केट से हटा लेते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश एक बेस्ट एग्जांपल है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। तीसरा, इन्फ्लेशन। हालांकि इन्फ्लेशन ज़रूरी भी है, लेकिन जब चीज़ों में इन्फ्लेशन ज़्यादा लग जाता है और उस रेट से आपकी इनकम नहीं बढ़ती है तो आप कम चीज़ें खरीदते हैं। इससे इकोनॉमी के पास पैसा कम जाता है। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में इन डिटेल समझना है तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो क्या कोई तरीका है जिससे रिसेशन को हम पहले ही स्पॉट कर लें? कई इकोनॉमिस्ट के हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्लोजली ऑब्जर्व करना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ऑर्डर्स पहले मिल जाते हैं एंड उसी हिसाब से कंपनीज हायरिंग भी करती हैं। अगर ऑर्डर्स कम होंगे तो हायरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी हायरिंग कम होगी और इससे पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट होगा। दूसरा तरीका है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट्स। जब लोगों को लगता है कि फिनेंशियल मार्केट अनस्टेबल है तो वो पब्लिक कंपनीज के शेयर्स बेच देता है और अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में डाल देते हैं, क्योंकि ये कम रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक स्लम का कंडीशन पैदा होता है ये सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहती है, ये दूसरे कंट्री तक बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है, क्रिएटिंग अ डोमिनो इफेक्ट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1997 का ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस, जब थाईलैंड की करेंसी बात में गिरावट आई थी। इससे मलेशियन रिंगिट एंड इंडोनेशियन रुपया में भी वैल्यू उसका कम दिखने लगा था, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन मार्केट्स पे डाउन हो चुका था, इसीलिए अब वो कम इन्वेस्ट करने लग गए थे। सिमिलरली यूएस चाइना के ट्रेड वॉर से कई दूसरे इकोनॉमीज भी सफ़र हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी का सारा पैसा आता है एक्सपोर्ट्स के थ्रू, और ये एक्सपोर्ट करती है मैक्सिमम चाइना जैसी इकोनॉमीज के लिए।
तो मान लीजिए कि ट्रेड वॉर के चलते चाइना अपने सामान यूएस में बेच नहीं पाई, तो ये कम डिमांड जनरेट करेगी जर्मनी जैसे कंट्रीज के लिए। एंड जर्मनी यूरोजोन की एक मेजर इकोनॉमी है, या यूं कहें कि यूरोजोन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो अगर जर्मनी फेल होती है या जर्मनी का इकोनॉमी फॉल होता है, तो इससे यूरोजोन की बाकी इकोनॉमीज भी सफ़र करेंगी। दोस्तों 2008 के ग्लोबल रिसेशन के बाद से कंट्रीज अब इंटरनेशनल ट्रेड पे कम और डोमेस्टिक ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करने लगी है। इकोनॉमिस्ट की माने तो ये और फ्रीक्वेंट रिसेशंस को पैदा कर सकती है। तो इसका ऑल्टरनेटिव वे क्या है? उनके हिसाब से country should be more focused into economic contentment and economic satisfaction with a factor called per capita income growth, यानी एक एवरेज इंसान कितना कमा सकता है। तो दोस्तों हर कंट्री में वार्निंग साइन दिख रहे हैं एक और रिसेशन के लिए, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन और डीग्लोबलाइजेशन की वजह से इसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होते जा रहा है। एंड हम माने चाहे ना माने, वी ऑल आर लिविंग इन एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी, जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भारत को भी एक ओपन माइंडसेट रखना चाहिए इस इशू पे और प्रेपरेशंस करते रहना चाहिए। एंड इसीलिए इस टॉपिक के बारे में हमें खुद समझना और दूसरों को समझाना काफ़ी ज़रूरी है।